देखो आज हम लोग बेटा लास्ट क्लास में जितना हो गया तो उसी के आगे हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ना। हम लोग बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ये एक्शन विद वाटर। ठीक है, जिसमें हम लोग वाटर के साथ किस तरह से बोरॉन और कार्बन फैमिली के एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, बोरॉन के लिए बोला जाता है कि बोरॉन जो है, बोरॉन डू नॉट रिएक्ट्स विद वाटर एट एनी कंडीशन। बोलते हैं बोरॉन वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है, चाहे वाटर किसी भी कंडीशन में क्यों ना ले ले। मींस वाटर चाहे आप बॉइलिंग वाटर के साथ कराइए रिएक्शन बोरॉन की तो भी नहीं होती है, और चाहे आप कोल्ड वाटर लीजिए, हॉट वाटर, यहाँ तक आप स्टीम के साथ भी कराएं रिएक्शन, तो वाटर की रिएक्शन इनमें से किसी भी कंडीशन में बोरॉन के साथ नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बोरॉन का रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं, है ना, हॉट वाटर या स्टीम के साथ, तो आप बोल दीजिएगा नो रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, बट जो एल्युमिनियम है, बोरॉन के जस्ट नीचे एल्युमिनियम बैठा हुआ है। एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। वाटर की रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम से कराई जाए, वो भी रूम टेम्परेचर पे, नियरली 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के राउंड, तो एल्युमिनियम अपना हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम लोग 480 डिग्री सेल्सियस पे कराएं, और इतना तो आपको पता ही है कि 100 के ऊपर तो वाटर वेपर होता है ना, और 480 पे तो ये समझ लीजिए कि सुपर हीटेड स्टीम इसको बोल सकते हैं। तो एल्युमिनियम अगर सुपर हीटेड स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो एल्यूमिनियम का अपना ऑक्साइड बनता है, और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को बोलते हैं एल्यूमिना, है ना। इसमें क्या बनता है, Al2O3 तैयार हो जाता है, Al2O3। ठीक है। गैस इसमें भी हाइड्रोजन ही बन रही है, लेकिन इसमें जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसका एक तरह से क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया है, और उससे वाटर निकल के वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्यूमिना में। ठीक है, अच्छा। एल्युमिनियम के नीचे अगर देखें तो गैलियम और इंडियम है, और गैलियम इंडियम के लिए बोलते हैं कि दे रिएक्ट्स विद हॉट वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी रिक्वायर्ड होती है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेटिव टाइप की हाइड्रोलिसिस होती है। मतलब ऑक्सीजन पहले इनको क्या करती है, ऑक्सीडाइज, और इसके बाद ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और ये बनाते अपने हाइड्रोक्साइड ही है। थैलियम के लिए बोलते हैं कि थैलियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, मतलब थैलियम जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है, और वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर रहा है, और थैलियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो बोरॉन फैमिली में वाटर के साथ रिएक्ट करने की जो रिएक्टिविटी है, वो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही। ठीक है, बोरॉन वाटर से रिएक्ट ही नहीं कर रहा था किसी भी कंडीशन में, एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, गैलियम इंडियम थोड़ा और फास्ट रेट से रिएक्ट करते हैं, और एल्युमिनियम तो बोल रहे हैं कि कोल्ड वाटर भी अगर होगा तो भी रिएक्ट कर जाएगा। इट मींस बोरॉन फैमिली में वाटर के साथ जो रिएक्ट करने की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है एलिमेंट्स की, वाटर के साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में, यस सर। है ना। अच्छा, कार्बन फैमिली में अगर देखें तो कार्बन फैमिली में कार्बन सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। कार्बन जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, वाटर से कोल्ड और हॉट वाटर के साथ वो नहीं रिएक्ट करता है। लेकिन ये कहना सही नहीं कि वाटर के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करता है। ये एक सिचुएशन होती है कि अगर हम लोग फाइनली डिवाइडेड कार्बन ले लें, फाइनली डिवाइडेड कार्बन को कोक बोलते हैं, और
कोक जो होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है। स्टीम के साथ रिएक्ट करके एक काफी पॉपुलर गैस बनती है इसमें। आपने वो लोग ये हो सकता है ये वाला नाम सुना भी हो आपने इसको। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों का मिक्सचर बनता है, और द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज वाटर गैस। तो इसमें वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है। वाटर गैस का एक नाम और फेमस है, वाटर गैस को सिन गैस भी बोलते हैं, है ना, SYN, सिन गैस। तो इसमें कोक जो है वो रिएक्ट तो करता है, लेकिन वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कार्बन के नीचे जो एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, नो रिएक्शन। लेकिन ये हॉट वाटर के साथ देखो रिएक्ट कर रहे हैं। हॉट वाटर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये अपने डाई ऑक्साइड बना देते हैं, है ना। अगर इनको हम लोग इन जनरल ई बोल दें तो इनका हॉट या स्टीम, हॉट वाटर स्टीम के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो EO2 टाइप का बन जाएगा, है ना। जैसे सिलिकॉन, अगर आपकी टिन की रिएक्शन करा दिया जाए स्टीम के साथ तो ये बेटा SnO2 बना देगा, है ना। क्लियर हो रही बात? यस सर। सर अच्छा, लेड के साथ जो वाटर की रिएक्शन होती है ये काफी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। बोलते हैं कि लेड के साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो स्टार्टिंग में तो रिएक्शन होती है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से लेड रिएक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। बोलते हैं कि आफ्टर सम टाइम लेड बिकम पैसिवेटेड, पैसिवेट, लेड आपका पैसिवेट हो जाता है। पैसिवेट होने का क्या मतलब है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है तो लेड की जो आउटर सरफेस है ना, वो ऑक्सीडाइज होने लगती है। आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस ऑक्सीडाइज होके बनने लगता है PbO, लेड ऑक्साइड बोलते हैं इसको। और ये जो लेड ऑक्साइड बनता है इसी की कोटिंग हो जाती है, वो उसी के ऊपर कोटेड फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है PbO। और PbO जो होता है ये बोलते हैं कि ये प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग लेड है वो वाटर के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाता है, और ये लेड जो बचा हुआ लेड है वो पैसिवेट हो जाता है। पैसिवेट मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पाता है, पैसिव नेचर उसका देखने को मिलता है। तो इस तरह का बिहेवियर रहता है लेड का कि शुरुआत में तो वो बड़ी तेजी से रिएक्ट करेगा, लेकिन कुछ ही सेकेंड में या मिनट्स में उसके ऊपर जैसी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी तो वो प्रोटेक्टिव लेयर ही उस बचे हुए रिमेनिंग जो लेड है, ये जो बीच में लेड अभी बचा हुआ है, उसको ऑक्सीडाइज होने से रोक देगी, है ना। और हमारा लेड जो है वो अन रिएक्टेड फॉर्म में रह जाएगा, और इसी को बोलते हैं पैसिवेट हो जाएगा लेड, ठीक है। तो ये कई बार पूछ दिया जाता है रीजनिंग क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि लेड वाटर से क्यों नहीं रिएक्ट करता। तो बोल देना कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ देयर ओन ऑक्साइड, उसी के खुद के ऑक्साइड की वजह से, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है PbO होगा, ठीक है, इसलिए वो फिर फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे बात समझ में आ गई? यस यस सर यस सर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन विद एसिड। एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स की। तो देखिए एसिड में पहले दो कैटेगरी यहाँ पे आपको समझनी है। एसिड भी बेटा दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह आपको इसका बड़ा इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा, और इसको आप अगर अभी समझ लेंगे तो 12th क्लास में तो बहुत सारी रिएक्शंस आपको P ब्लॉक में और देखने को मिलेंगी कि कहीं पर अगर एसिड लिया जाता है तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि वो एसिड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है ना, कि वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। कुछ एसिड ऐसे होते हैं
वो एसिड तो होते ही है, साथ में उनके एक एडिशनल एक्शन भी देखा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी होता है उनके अंदर। तो ऐसे एसिड को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोल देते हैं। लेकिन कुछ एसिड ओनली एंड ओनली एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं। मतलब कुछ एसिड होते हैं जो केवल और केवल एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं, है ना, उनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता है। ठीक है। और ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब ऑक्सीडाइजिंग एसिड में कौन से आते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एसिड में आता है आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा एसिड भी है ना, लेकिन कंसंट्रेट होने की वजह से उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होती है, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज भी कर देता है। ठीक है। और ऐसे ही नाइट्रिक एसिड भी है, ये एसिड तो है ही, ये अपने एच प्लस आयन तो देगा ही पानी के अंदर, लेकिन ये भी ऑक्सीडाइज करने के एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। आप 12th में पढ़ोगे भी इसकी रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आप देखेंगे कि सभी मेटल और नॉन मेटल के साथ ऑलमोस्ट हो ही जाती है। और ये अच्छे अच्छे मेटल्स को, मतलब ऐसे मेटल जो जिनको कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, उनको भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेटा केवल एसिड की तरह ही बिहेव करता है, उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन नहीं होता है ना। डाइल्यूट HCl कहीं लिखा हो तो वो भी केवल एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे लिखी हुई देखिए, बोरॉन जो है, बोरॉन के लिए बोलते हैं बोरॉन रिएक्ट्स विद ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बोरॉन जो होता है वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है। मतलब बोरॉन की रिएक्शन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ नहीं होती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखो दिया हुआ है, बोरॉन की रिएक्शन कराई जा रही है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो ये सामने वालों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है। वो कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? तो यहाँ बोरॉन 0 में बैठा हुआ है और उसको वो +3 में ले आएगा। 0 से किस में ले आएगा? +3 में। yes, बोरॉन की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, तो ये बोरिक एसिड बना देगा, है ना। बोरिक एसिड बन जाएगा और प्लस एक गैस रिलीज होगी, वो गैस होगी सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। क्योंकि बोरॉन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी एक को रिड्यूस भी होना पड़ेगा। तो रिड्यूस यहाँ सल्फर हो रहा है, अगर आप गौर से देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड वो SO2 में जा रहा है, और SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ठीक है। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिड्यूस हो रहा है ना, लेकिन वो बोरॉन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा oxy- है ना। तो इस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे बनती है। तो इसमें प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ, एक तो बन जाएगा बेटा बोरिक एसिड H3BO3, H3BO3, और ये गैस बन जाएगी SO2। ठीक है। अब जैसे ये वाली रिएक्शन, ये वाली आप लोग खुद से भी बता सकते हो। यहाँ भी देखिए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, तो ये बोरॉन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऑक्सीडाइज वो करेगा तो +3 में ही करेगा बेटा। तो यहाँ पे जो ऑक्सी एसिड बनेगा ना, बोरिक एसिड ही बनेगा। और नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ +5 में बैठा हुआ है, +5 से सीधे वो +4 में आ जाएगा बेटा। तो नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में देखो लॉजिक्स होते हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में लॉजिक आप अगर समझ गए तो आपको 90% इनऑर्गेनिक रिएक्शन
याद याद नहीं करनी पड़ेगी, बस आप लॉजिक समझ जाओगे तो आप बना ले जाओगे प्रोडक्ट। अब इसमें जो तीसरा ये वाला रिएक्शन है, इसमें बताइए क्या होगा। बोरॉन की रिएक्शन डाइल्यूट Okay. सल्फ्यूरिक एसिड से No करा रहे हैं। reaction. हाँ, तो नो रिएक्शन हो जाएगा, गुड। क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। और यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस किए भी थे इस बात को कि बोरॉन जो होता है वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में चाहे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या डाइल्यूट HCl ले लो, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes. है ना। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम जो है वो कंसंट्रेट HCl से रिएक्ट करके एल्युमिनियम तो बना देगा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम का एक ये स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। एल्युमिनियम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये पैसिवेट हो जाता है। ये आपको वैसे ही लगेगा जैसे अभी हम लोगों ने लेड की बात करी थी, लेड वाटर के साथ रिएक्ट करके पैसिवेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पैसिवेट हो जाता है। इसमें भी रीजन बहुत सिंपल ही है कि जैसे ही एल्युमिनियम रिएक्ट करना शुरू शुरू ही करता है तो उसके ऊपर Al2O3, इसको एल्यूमिना बोलते हैं, इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनना शुरू हो जाती है। इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, बचे हुए एल्युमिनियम को सेव कर लेता है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज होने से रोक देता है ना। मतलब वो प्रोटेक्टिव लेयर जो बन रही है एल्यूमिना की, वो रिमेनिंग जो बचा हुआ बल्क में जो एल्युमिनियम अभी बचा हुआ है उसको रिएक्ट करने से रोक लेता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है वो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिवेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे और भी कुछ मेटल हैं, ऐसा नहीं कि नाइट्रिक एसिड ही है। ये 4 मेटल आप लोग और याद रख के रखिएगा, है ना। फेको नहीं करारे आलू, है ना, ऐसे याद कर लो, फेको नहीं करारे आलू। फेको मतलब आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, एल्युमिनियम। ये चारों मेटल बेटा जो होते हैं वो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ बेटा रिएक्ट करके पैसिवेट हो जाते हैं, दे बिकम पैसिवेट, पैसिव नेचर शो करने लगते हैं। क्यों? सब में एक ही रीजन है, सभी में एक ही रीजन है, इनके ऊपर इन्हीं के ओन मेटल की ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर डिपॉजिट हो जाती है। जैसे एल्यूमिनियम में एल्यूमिना की हो रही है। अब जैसे क्रोमियम की बात करेंगे तो उसके ऊपर Cr2O3 की लेयर प्रोटेक्ट हो जाएगी, है ना। वो उसके ऑक्सीडेशन होने से रोक देगी उसको। ऐसे कोबाल्ट में कोबाल्ट के ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी लेयर, और आयरन में आयरन के ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो ये चारों मेटल का एक ही जैसा बिहेवियर देखने को मिलता है ना। आ रही बात समझ में आ रही है। Yes, Yes, sir. sir. तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को। फेको नहीं करा दे आलू, Yes. ऐसे याद कर लीजिएगा। बाकी देखो, बोरॉन फैमिली में तो एल्युमिनियम ही ऐसा है जो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिवेट हो रहा है, क्योंकि बाकी ये तीनों मेटल जो है वो डी ब्लॉक में बैठे हुए हैं। ये इनकी रिएक्शन आप पढ़ोगे डी ब्लॉक में 12th क्लास में, है ना। ये 3D सीरीज के एलिमेंट है। अच्छा, और देखिए, इंडियम थैलियम जो होते हैं, बोलते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, चाहे एसिड कैसा भी हो, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो या कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो, ये दोनों रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इंडियम थैलियम जो है ना, ये एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं शो करते हैं कोई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। Yes. अब देखो, Yes, sir. डायमंड कार्बन फैमिली में डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट की जो रिएक्शन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डायमंड जो होता है, कार्बन का जो डायमंड एलोट्रोप होता है, वो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का एज वेल एज कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मतलब वो पूरी तरह से
इनर टाइप का बिहेवियर शो करता है, नो रिएक्शन। लेकिन अगर आपने ग्रेफाइट ले लिया, मतलब कार्बन का ग्रेफाइट वाला एलोट्रोप ले लिया, तो कार्बन का ग्रेफाइट एलोट्रोप जो होता है वो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, और वो रिएक्ट करके एक टिपिकल एसिड बनाता है। ये एसिड आपको बहुत रेयरली बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग एरोमेटिक टाइप का कंपाउंड होता है, बेंजीन रिंग की हर एक पोजीशन पे एक COOH ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। बेंजीन की हर एक पोजीशन पे एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसे बोलते हैं मेलिटिक एसिड। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, मेलिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम काफी फेमस है, मेलिटिक एसिड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन है। मेलिटिक एसिड और कहाँ यूज होता है? हाँ, क्या कह रहे हो बेटा, मेलिटिक एसिड मतलब जनरली कहाँ यूज होता जनरली कहाँ यूज होता है? ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड आगे आप पढ़ोगे ऑक्सीडेशन के पर्पस में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। है? मतलब ये यही यूज है ना? बाकी और भी कोई स्पेसिफिक यूज हो सकता है ना। बाकी आप सर्च करिए गूगल में, मिल जाएगा अगर कोई स्पेसिफिक यूज होगा तो। ठीक है, तो यस। अ, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि जैसे जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ये जो तीन मेटल हैं कार्बन फैमिली के, ये कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अपने ऑक्सी एसिड बना देते हैं, है ना। मतलब कार्बन फैमिली में जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ये तीनों कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्सी एसिड बना देते हैं, प्लस गैस जो बनती है वो हाइड्रोजन बनती है। तो इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है। सिलिकॉन की रिएक्शन एक बहुत फेमस है। सिलिकॉन कंसंट्रेट HF के साथ रिएक्ट करके बना देता है H2SiF6। ये रिएक्शन सिलिकॉन की स्पेसिफिक रिएक्शन है। मतलब कार्बन फैमिली के जो दूसरे एलिमेंट हैं वो इस तरह की रिएक्शन नहीं शो करते हैं, है ना। लेकिन सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन फैमिली में जो कंसंट्रेट HF के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और वो क्या बना देता है, H2SiF6 बना देता है। और एक ये रीजनिंग क्वेश्चन में कई बार ये पूछा भी जाता है, वाई HF इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल। पूछा जाता है कि जो HF होता है, HF लिक्विड, उसको हम लोग ग्लास बॉटल में स्टोर क्यों नहीं करके रखते हैं, वाई HF इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल। तो उसका रीजन यही बोला जाता है कि जो ग्लास होता है, ग्लास में मैक्सिमम अगर कंस्टिट्यूएंट देखा जाए, मैक्सिमम परसेंटेज में सिलिकॉन या सिलिका प्रेजेंट होता है ना। ग्लास जो होता है वो सिलिकॉन और सिलिका का ही कंपोजिशन उसमें देखने को मिलता है। और अगर आप ग्लास बॉटल में HF को स्टोर करेंगे, मतलब जैसे ग्लास बॉटल है, इसमें आप HF फिल करके रखेंगे, तो ग्लास में मैक्सिमम बेटा सिलिकॉन या सिलिका होता है, और वो HF में डिसॉल्व होने लगेगा। मतलब वो HF में डिसॉल्व होना शुरू कर जाएगा। मतलब ग्लास जो है उसमें सिलिकॉन डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, किसमें, कंसंट्रेट HF में, और क्या बनाने लगेगा, H2SiO6। ठीक है, तो जिसमें आप स्टोर करके रख रहे हो, अगर वही मटेरियल डिसॉल्व होने लगेगा तो क्या वो सेफ रह पाएगा? तो HF हमारा सेफ नहीं रह पाएगा, है ना। HF रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2SiO6 बना देगा। इसलिए HF को हम लोग ग्लास बॉटल में स्टोर करके नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये कई बार आपसे इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन पी ब्लॉक में पूछ लिए जाते हैं, तो इनके आंसर भी टू द पॉइंट ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन विद बेस। बेस के साथ कैसे रिएक्शन होती है। बेस को एल्कली भी बोल सकते हैं, ठीक है, बेस और एल्कली एक ही बात होती है। अब देखो बोरॉन जो है, बोरॉन जो NaOH के साथ रिएक्ट करता है,
लेकिन अगर यहाँ पे मॉल्टेन कंडीशन में ये रिएक्शन कराई जाए तो ये बनाता है सोडियम बोरेट। क्या बना देता है? सोडियम बोरेट। ठीक है, मतलब उसमें मॉल्टेन कंडीशन का मतलब उसमें एक्वस कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बोरॉन की रिएक्शन NaOH के साथ कराए एक्वस मीडियम में, मतलब उसमें वाटर भी अगर प्रेजेंट है, तो ये जो सोडियम बोरेट बनता है, ये एक्चुअली वाटर से हाइड्रोलाइज होके ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम मेटाबोरेट में, है ना। पहले एक्चुअली यही बनेगा, लेकिन इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और सोडियम बोरेट की हाइड्रोलिसिस से बनता है NaBO2। NaBO2 का पूरा नाम है सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एल्युमिनियम की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं एक्वस मीडियम में, तो इसमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है NaAlO2। NaAlO2 को बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, और ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ये इसका जो करेक्ट फॉर्मूला बोला जाता है, वैसे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला यही आपको ज्यादातर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका जो करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कुछ और होता है। मतलब बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और इसका करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaAlOH होल 4। दिस इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, है ना। लेकिन कई बार ये वाला भी लिखा आपको मिलेगा क्वेश्चन वगैरह में, है ना। तो ध्यान रखना कि दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है ना। ये ज्यादा करेक्ट माना जाता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का। अच्छा, इसके बाद जैसे इंडियम और थैलियम की बात करें, तो इंडियम थैलियम जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ये अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इंडियम अपना बना देता है इंडियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, और थैलियम बना देता है थैलियम ट्राइऑक्साइड। तो ये अपने थैलियम इंडियम जो है, ये अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, कार्बन फैमिली में अगर देखें तो कार्बन बेस से नहीं रिएक्ट करता है। कार्बन में बोलते हैं कि कोई भी आप एलोट्रोप ले लो, डायमंड ले लो, ग्रेफाइट ले लो, बेस के साथ नहीं होती रिएक्शन, नो रिएक्शन, है ना। बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, एक्वस मीडियम में। ये बना देता है सोडियम सिलिकेट। सिलिकॉन जो होता है वो एक्चुअली सिलिकॉन नेचर वाइज एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए वो बेस से रिएक्ट कर जाता है और बना देता है सोडियम सिलिकेट। जर्मेनियम भी बेस से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन जो टिन और लेड होते हैं, ये एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। एम्फोटेरिक मेटल क्या होते हैं? एम्फोटिक मेटल ऐसे मेटल होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो टिन का रिएक्शन NaOH के साथ हो जाता है, या लेड का भी हो जाता है, और ये बना देते हैं Na2SNO2। ये अपने मेटा एल्यूमिनेट बना देते हैं। टिन बना देता है Na2SNO2, और लेड बना देता है Na2PbO2। इसको बोलते हैं सोडियम स्टेनेट। इसका चाहिए तो नाम लिख लीजिए, इसका नेम हो जाएगा सोडियम स्टेनेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं सोडियम प्लम्बेट। ठीक है, तो टिन और लेड ये दोनों मेटल NaOH के साथ रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव सोडियम स्टेनेट एज वेल एज सोडियम प्लम्बेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? सर यस। यहाँ पे जो एक्शन विद एसिड और बेस, ये ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस होने चाहिए। यहाँ पे जो एसिड बेस ले रहे हैं, ये लुईस थ्योरी वाले नहीं है। ये आपके ब्रॉन्स्टन लॉरी या आर्रीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होते हैं ना एसिड बेस, उनकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं इसमें। यस सर।
है ना, क्योंकि जो NaOH है तो NaOH लुईस बेस थोड़ी ना है। NaOH आपका क्या है, ब्रॉन्स्टन लॉरी बेस है, या इसे आप आर्रीनियस बेस भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। Yes. हाँ, अब इसमें देखो, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अभी कर रहे थे, तो हम लोगों ने बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अभी कर ली। ठीक है, अब इसमें कुछ कंपाउंड भी हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, बोरॉन और कार्बन फैमिली के जो कंपाउंड है उनकी भी रिएक्शन पूछी जाती है। तो कंपाउंड में बोरॉन के 3 कंपाउंड है। ठीक है, कौन कौन से? एक है डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2S6। ठीक है, इसकी रिएक्शन पढ़नी है हम लोग को। और दूसरा बोरेक्स। बोरेक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों ही सब पढ़नी है। और आर्थोबोरिक एसिड, ये भी एक कंपाउंड है। तो बोरॉन के यही 3 कंपाउंड है। ठीक है, यही 3 कंपाउंड हम लोग को पढ़ने हैं जो जेई के सिलेबस में है। अब हो सकता है कि आपको आपके स्कूल के सिलेबस में इनमें से कुछ हटा दिए गए हों। इस बार काफी सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप लोग पता कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे कंपटीशन में तो सारे ही पढ़ने होते हैं भाई। जेई जो जेई में कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है। जेई में सभी सब सब सिलेबस में है ये। ठीक है, तो इसमें पहला जो कंपाउंड है वो डाइबोरेन है। पहला कंपाउंड क्या है? डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में पहले जो कुछ बेसिक बातें हैं वो हम लोग को पता होनी चाहिए। डाइबोरेन बोलते हैं इट इज द हाइड्राइड ऑफ बोरॉन। डाइबोरेन क्या है? ये बोरॉन का क्या है? हाइड्राइड है ना। डाइबोरेन कोई पूछे क्या है, तो डाइबोरेन इज द हाइड्राइड ऑफ बोरॉन। ठीक है, अच्छा। अब बोरॉन जो होता है वो 2 तरह के हाइड्राइड बनाता है। मतलब बोरॉन के हाइड्राइड में 2 तरह की फैमिलीज बनती है ना। जैसे एक का जनरल फॉर्मूला है BnSn+4। ठीक है, इन्हें हम लोग नीडो बोरेन बोलते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नीडो बोरेन। नीडो बोरेन फैमिली के जो बोरेन होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला इससे मैच करता है। इससे BnHn+4, है ना। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन में एल्केन का जनरल फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, CnH2n+2, Yes. है ना। तो एल्केन, कोई पूछे कि एल्केन क्या होता है, तो आप एल्केन को बोल सकते हो एल्केन आर हाइड्राइड ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्राइड को हम लोग एल्केन बोल देते हैं। ऐसे ही बोरॉन के हाइड्राइड को क्या बोल देते हैं? बोरेन बोल देते हैं, है ना। उसमें जो एक फैमिली है नीडो बोरेन, और एक होती एर्केनो बोरेन। एर्केने एर्केनो बोरेन है। ठीक है, तो नीडो बोरेन, एर्केनो बोरेन। एर्केनो बोरेन हायर बोरेन होते हैं। इसमें हाइड्रोजन का नंबर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला है BnHn+6। BnHn+6, ये आपके एर्केनो बोरेन होते हैं। अच्छा, नीडो बोरेन में N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 2, 3 वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर 4, फिर 5, आगे सारे बनते हैं। एर्केनो में सबसे छोटा बोरेन जो होता है वो 4 मेंबर बनता है। एर्केनो में N की वैल्यू 4 से ही स्टार्ट होती है, आगे वो कुछ भी हो सकती है, 5, 6। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको ये बना के मैंने दिखाए होंगे कि ये BnH+4 जो नीडो बोरेन है, इसमें अगर N की वैल्यू 2 रख दो, सबसे छोटा, बेटा 2 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे छोटा बोरेन N=2 पे बनता है। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? B2S6, है ना। देखिए सब्स्टिट्यूट करके देखिए, N=2 रख Yes. दीजिए तो B2S6। Yes. और है ना, और बेटा इसी को हम लोग बोल रहे हैं डाई बोरेन। जो हम लोग के सिलेबस में जो बोरेन है वो यही वाला बोरेन है। ये सबसे सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट बोरेन होता है। इससे छोटा बोरेन बोलते हैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है ना। अब जैसे n=4 रख दिया, क्योंकि N=3 वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये बनेगा B4H8। इसको बोलते हैं टेट्रा बोरेन
और इनकी नेमिंग में हाइड्रोजन का नंबर आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिख देते हैं। तो B4H8 का जो नेम होगा, ये इसका IUPAC नेम बोला जाता है टेट्राबोरेन 8। 8 कहा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रूल होता है, इसमें हाइड्रोजन का नंबर ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखना होता है। हाँ, डाइबोरेन में नहीं लिखो, डाइबोरेन में क्योंकि दो कार्बन, दो बोरॉन का एक ही बोरेन बनता ही है। एर्केनोबोरेन में तो दो बोरॉन का बनता ही नहीं है, तो उसमें नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे ये एर्केनोबोरेन की सीरीज में बना दिए गए कि एन की वैल्यू अगर 4, अच्छा एर्केनो में 4 से स्टार्टिंग होती है, तो इसका पहला बोरेन होता है B4H10। ठीक है, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा टेट्राबोरेन 10। इसका ये IUPAC नेम हो जाएगा टेट्राबोरेन 10। ठीक है, आगे और भी बना सकते हो, मैंने लिखे नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ज्यादा सिलेबस में है भी नहीं, है ना, लेकिन अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। n=5 में बन जाएगा B5H11, इसको बोलेंगे पेंटाबोरेन 11, है ना। आ रही बात समझ में? अब देखो एक एक क्वेश्चन है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोरेन डू नॉट एग्जिस्ट? आपको कुछ बोरेन के फॉर्मूले दे दिए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा बोरेन है जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बता सकते हैं कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा? A and B है सर डी भी होगा, D भी होगा है A, B तो फाइनल आंसर क्या होगा? A और D हो जाएगा है? Yes. है ना। तो देखो इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं, ऐसे पहले वाला को चेक करना है तो आपको ये बस जनरल फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप देखो बोरॉन के नीचे जो नंबर लिखा है ना, वो n की वैल्यू हो जाएगी। तो एक बार n=5 यहाँ रख दीजिए। तो अगर ये नीडो बोरेन होता तो इसका फॉर्मूला बनता B5H9, है ना, जबकि ये तो बन नहीं रहा भाई, ये तो B5H10 है। और अगर एर्केनोबोरेन में जरा चेक करके देखें तो ये एर्केनोबोरेन होता तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता B5H11, और ये 11 वाला भी नहीं, यहाँ तो 10 हाइड्रोजन है। तो एक तो आपने ये सही बता दिया कि ये वाला इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, गलत लिखा हुआ है ये, और हमें गलत वाला ही तो बताना है। अब B6 वाला देखे तो ये B6S12 ये बन जाएगा, क्योंकि देखो ये एर्केनो बोरेन का मेंबर हो जाएगा। अगर आप बी एन की जगह 6 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इसका मतलब ये तो बनेगा, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। B7S13 तो ये वाला भी शायद बन ही जाएगा। हाँ, एन की वैल्यू बेटा 7 सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये एर्केनोबोरेन बनता हुआ दिख रहा है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, है ना। लास्ट वाला B8S16 तो ये नहीं बनेगा बेटा, अगर n=8 रख देंगे तो B8H 8 प्लस 14 वाला बन जाएगा, या इसमें बना के देखेंगे तो B8H12, है ना। 16 वाला तो बनेगा ही नहीं वो, एक ये वाला, दो सही हो गया। MCQ टाइप का था ये क्वेश्चन इसका मतलब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपको वो जनरल फॉर्मूले जो है ना वो पता होने चाहिए। अब आते हैं ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये डाइबोरेन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इन इन रिएक्शंस में हम लोग डाइबोरेन बनाना सीखेंगे, है ना। कितने मेथड ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग डाइबोरेन बना सकते हैं, ये हम लोग को देखना है। तो ये पहला मेथड है फ्रॉम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मूला होता है BF3, इससे हम लोग बना रहे हैं। ये एक्चुअली लैब मेथड भी माना जाता है,
बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से डाइबोरेन बनाने का क्या मेथड है? तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, LiAlS4। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये क्या करता है, देखो मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ये आयनाइज होता है। इसको जब हीट करते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, और ये आयनाइज होके H माइनस दे देता है। ये हाइड्राइड आयन दे देता है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, बाकी देखो Li प्लस अलग हो जाएगा, Al3 प्लस अलग हो जाएगा, है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे इनऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इनकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म को समझ पाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म होती है, प्रपोज मतलब कि उसमें ऐसा गेस किया जाता है कि मे भी ऐसा हुआ होगा, और इसकी वजह से ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें ये बोला था कि हीट करने पे पहले ये आयनाइज हुए होंगे, और ये जो H माइनस है ये अटैक कर रहा होगा बोरॉन पे, क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है ना। तो बहुत अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। और H माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और वो अटैक करेगा और बारी बारी से तीनों फ्लोरीन को हटा देगा, है ना। ये बोरॉन पे अटैक करेगा, और इसके साथ जो 3 फ्लोरीन है, जैसे एक H माइनस आएगा तो एक फ्लोरीन को हटाएगा, दूसरा H माइनस आएगा तो दूसरा फ्लोरीन निकल जाएगा, हेलोजन आर गुड लीविंग ग्रुप, है ना। और ये तीसरे फ्लोरीन को बिठा देगा। तो ऐसे करते 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 यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा BH3। क्या बनेगा? BH3। लेकिन जो BH3 होता है, बोलते हैं कि ये अनस्टेबल स्पेसीज होती है। क्यों अनस्टेबल है, कोई पूछे तो अनस्टेबल इसलिए क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है ना। इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। बोरॉन के पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन ही आपको मिलेंगे। तो ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए बेटा ये डाइमराइज हो जाता है। ये कभी भी बने ना, किसी भी रिएक्शन में बनता हुआ दिखे आपको, तो बेटा इसको डाइमराइज कर दिया करो। इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में क्लब हो जाते हैं, और क्लब होकर ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। ठीक है, इस तरह से ये डाइबोरेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रपोज्ड मैकेनिज्म है कि ये इस तरह से डाइबोरेन बनेगा। बाकी तो देखो, ये जो F माइनस निकलेंगे ये Li प्लस के साथ भी कंबाइन हो जाएंगे, तो ये LiF बना देंगे। और कुछ F माइनस Al3 प्लस के साथ कंबाइन होंगे। इस एक एल्युमिनियम आयन को 3 फ्लोराइड आयन चाहिए उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये क्या बना देंगे? Al3 बना देंगे। दीज आर कॉल्ड बाई प्रोडक्ट, इनको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है, डाइबोरेन। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपको मतलब Yes, देखो sir. रिएक्शन रटना नहीं है हम लोगों को। देखो रिएक्शन रटने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि देखो एग्जाम में और खासकर ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको रिएक्टेंट लिख के दिए जाएंगे। आपको रिएक्टेंट तो बताएगा ही कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्ट करना है, आपको प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो इसमें अगर लॉजिक आप समझ लोगे, तो अगर आप को रिएक्शन मान लो उस समय नहीं भी याद है पेपर करते समय, और आपको लॉजिक थोड़ा बहुत याद है, लॉजिक क्योंकि समझने में समझी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है ना, तो आप बना ले जाओगे प्रोडक्ट, आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि हाँ यार ये बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रेडिक्शन, हाउ टू प्रेडिक्ट प्रोडक्ट, प्रेडिक्ट कैसे करें प्रोडक्ट, वो वाले रूल्स आपको समझने हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको आप समझते आइए। दूसरा जो मेथड है ये सेकेंड मेथड है ना, ये सेकेंड मेथड है। इसमें हम लोग बना रहे हैं किससे? सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन आयोडीन के साथ करा रहे हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करा रहे हैं? आयोडीन के साथ। और ये एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है मैंने, क्योंकि एक्चुअली ये चैप्टर जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक
ये एनसीईआरटी जेई मेंस में सीधे एनसीईआरटी से ये लोग पूछ रहे हैं, कोई हाई फाई चीजें नहीं पूछ रहे हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एक एक रिएक्शन अगर अच्छे से कर डालोगे तो मेंस के पेपर तो फोड़ आओगे बिल्कुल। तो यही सब पूछा ही जा रहा है मेंस के पेपर में। ठीक है, इसमें डाइबोरेन बनाने का कह रहा है कि वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। उसने बताया है कि ये जो वाली जो रिएक्शन है ना, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल स्केल में डाइबोरेन इसी रिएक्शन से बनाई जाती है। इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? I2 के साथ। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपको अगर ये रिएक्शन जैसे आपको प्रोडक्ट नहीं पता है ना, आपको प्रोडक्ट नहीं पता है, तो थोड़ा सा गेस कर सकते हो आप लोग। आपको इतना ही पता है कि सोडियम या कोई भी अल्कली मेटल है, वो जब आयनाइज होगा तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? +1 का। अल्कली मेटल तो +1 में स्टेबल होते हैं ना बेटा, और ये BS4 माइनस बनाएगा। और I2 जो है उसमें I का जब बॉन्ड टूटेगा तो इसमें अगर ये आयनिक मॉलिक्यूल है तो ये भी इसको पोलराइज करा लेगा। पोलराइज मतलब इसमें भी डाइपोल इंड्यूस करा देगा, तो इसमें भी ये भी टूटेगा तो I+Y- में। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो आपको दिख रहा होगा कि इसका Na+ और I-, ये दोनों मिलके क्या बना देगा? NaI। ठीक है ना? Yes. ठीक है, अब देखो, फिर इससे बचेगा BS4-। BS4- से एक H हटा दो तो BS3 बन रहा है, और वो BS3 के दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज हो, BS3 अनस्टेबल होता ना, तो ये डाइमराइज होके क्या बना देगा? डाइबोरेन बना देगा, B2H6। और उसका जो H निकाला था तो उसके दो मॉलिक्यूल से दो H जब निकलेंगे तो वो आपस में H आपस में मिलके क्या बना देंगे? H2। तो एक बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन भी बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको अगर रिएक्टेंट लिख के दिए जाए तो हम लोग प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या बन सकता है। डाइबोरेन बनेगा, NaI बनेगा, और 1 मोल हाइड्रोजन बन जाएगी। ठीक है, तीसरा एक मेथड ये भी होता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन NaS से कराते हैं तो भी डाइबोरेन बन जाता है। अब देखो, ये वाली रिएक्शन बहुत लॉजिक है, बिल्कुल बेसिक है। अब NaH को अगर आप आयनाइज करोगे तो बताओ, आप ही लोग बताओ, इसको मैं कैसे आयनाइज करूँ? Na+H. Na+H- है ना? ठीक है, आपको लग रहा हो सर H पे माइनस कैसे आ रहा है, तो आप इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले रूल से समझ सकते हो कि जो हाइड्रोजन होता है वो मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन मेटल, है ना? तो जब भी मेटल और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनिक ज्यादा होगी वही बॉन्ड कर ले जाएगा, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और Na पे तो वैसे ही प्लस ही आता है हमेशा। अब इसमें ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, इसमें ये जो H- है वो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेंगे। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और ये फ्लोराइड आयन को निकाल देंगे। जैसे एक H- आएगा तो एक F निकलेगा, ऐसे ही दूसरा H- आएगा तो दूसरा F निकालेगा, ऐसे तीसरे तीनों निकल जाएंगे। तो ये पहले तो बनेगा BS3, लेकिन BS3 कैसा होता है? अनस्टेबल। तो ये जब भी बनेगा तो ये बेटा डाइमराइज हो जाएगा, ये डाइमराइज हो जाएगा, इसके दो मॉलिक्यूल ही आपस में एसोसिएट होके डाइबोरेन बना देंगे। और बाकी देखो F- Na+ से रिएक्ट करके NaF बन जाएगा। टोटल 3 है तो, है ना, तो वो 3 उधर और बन जाएंगे NaF। तो ये आपका बन गया, देखो डाइबोरेन बन गया और सोडियम फ्लोराइड बन गया, है ना? थोड़ा सा बस लॉजिक में समझ लेंगे तो आपको ये रिएक्शन आसान लगेंगी सभी, है ना? रिएक्टेंट आपको लिख के दिए जाएंगे, प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा, लॉजिक थोड़ा सा लगाइए, आपको आंसर दिखने लगेगा कि क्या क्या बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बोरॉन डाइबोरेन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। डाइबोरेन बोलते हैं कि ये कलरलेस गैस होती है। डाइबोरेन जो होती है B2H6 जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये एक कलरलेस गैस होती है।
ठीक है, लेकिन बहुत टॉक्सिक नेचर की होती है, हाईली टॉक्सिक गैस होती है। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 केल्विन होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कोई आपसे ऐसा नहीं कि रटने को बोला जा रहा है, बस आप एक बार पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। ठीक है, बस इतना हाँ पता हो जाए कि कलरलेस गैस और टॉक्सिक है, ये दो बातें पता हो चाहिए। ठीक है, डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर। डाइबोरेन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और है कि ये एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आती है, या इसको जैसे एक्सपोज किया जाता है एयर के कांटेक्ट में, तो ये सडन फायर कैच कर लेती है स्पॉन्टेनियसली, मतलब बहुत तेजी से विग्रसली रिएक्ट करके ये फायर कैच करती है। ठीक है, it burns in oxygen releasing an enormous amount of energy, और बहुत सारा एक्सेस में ह्यूज अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है। और इसके इसी बिहेवियर की वजह से आपको पता है डाइबोरेन को रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है ना। इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से डाइबोरेन जो गैस है, इसको रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है ना। तो रॉकेट फ्यूल में एक गैस डाइबोरेन भी ली जाती है, क्योंकि डाइबोरेन ऑक्सीजन के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करती है, और कुछ ही मिली सेकेंड में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करती है। और आपको इतना तो पता ही होगा, रॉकेट को चलने के लिए एक अच्छा खासा इम्पल्स चाहिए होता है स्टार्टिंग में, है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो जो इम्पल्स होता है वो अगर आपको थोड़ा तो इतना पता ही होगा कि अगर बहुत ही कम समय में, अगर बहुत ही कम टाइम इंटरवल में अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है किसी प्रोसेस में, तो वो रिएक्शन कैसी होती है, वो रिएक्शन एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करती है, वो रिएक्शन एक्सप्लोजिव रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। तो डाइबोरेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एक तरह से एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। इसका एंथैल्पी देखो दिया कितना ज्यादा निगेटिव है, 1976 किलो जूल पर मोल। अरे बाप रे, मतलब इसके एक मोल के कंबशन से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, 1976। तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। और कहीं पे अगर लिखा हो कि डाइबोरेन यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल, तो उसको आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, डाइबोरेन रॉकेट फ्यूल में यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. डाइबोरेन की एक रिएक्शन ये एनसीईआरटी में दी हुई है कि जो डाइबोरेन होते हैं ये वाटर के साथ भी रेडिली रिएक्ट करते हैं, और वाटर के साथ रिएक्ट करके इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और ये बना देते हैं बोरॉन हाइड्रोक्साइड, BOH होल थ्राइस। ठीक है, और इसी को बोरिक एसिड बोलते हैं। अगर इसको सही ढंग से लिखा जाए तो एक्चुअली ये यही लिखा हुआ है, S3BO3। S3BO3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, BOH होल थ्राइस और प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ये अभी एनसीईआरटी के ये अभी एनटीए के किसी सेट में पूछा गया है हाल फिलहाल में। उन्होंने ये पूछा था कि डाइबोरेन का एक मोल अगर ले लें और उसकी हाइड्रोलिसिस करा दे वाटर के साथ, तो बताओ हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म। हाइड्रोजन गैस के मोल कितने बनेंगे डाइबोरेन के एक मोल की हाइड्रोलिसिस अगर कराए तो इसके एक मोल से देखो हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं, 6 मोल, 6. है ना। तो ये क्वेश्चन उन्होंने इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछा था। अभी ये मेरे ख्याल 2019 में आया है कि 20 में आया है, 19-20 में किसी एक साल पूछा है उन्होंने। तो डाइबोरेन के एक मोल की अगर हम लोग कराएं क्या हाइड्रोलिसिस, देन वी गेट 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके एक मोल से 6 मोल हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। डाइबोरेन की एक दूसरी रिएक्शन है, डाइबोरेन अंडर को क्लीवेज रिएक्शन विद लुईस बेस। डाइबोरेन जो है ना लुईस बेस के साथ क्लीवेज रिएक्शन देते हैं, है ना। क्लीवेज रिएक्शन का मतलब देखो इसको मैंने आगे समझाया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो टू द पॉइंट लिख दे लेती है, उसमें डिटेल में नहीं बताती है। देखो
डाइबोरेन का ये स्ट्रक्चर होता है, डाइबोरेन का ये स्ट्रक्चर होता है। अब डाइबोरेन जब किसी लुईस बेस के साथ रिएक्ट करती है तो डाइबोरेन का सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है ना। डाइबोरेन का दो तरह से क्लीवेज हो सकता है, एक होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, एक होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। लेकिन लुईस बेस के साथ जब रिएक्ट करती है ना डाइबोरेन, तो उसका कैसा क्लीवेज होता है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब है ना, ये ऐसे बीचों बीच से काट दो, मतलब ऐसे डायगोनली, इसको कटिंग बोलते हैं, डायगोनली इसके बॉन्ड टूटेंगे तो इतना पार्ट अलग हो जाएगा, इतना पार्ट अलग हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखो तो ये दो तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, ये तो BH3 ही बन रहा है, देखो BHHH, है ना। इतने पार्ट से देखो तो भी BH3 बन रहा है, और इधर वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी BH3 बन रहा है। तो इसका मतलब डाइबोरेन के सिमेट्रिकल क्लीवेज से बनता है BH3 के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन अभी हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि BH3 क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो ये बन तो रहा है, लेकिन अब ये तो अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल कैसे होगा? तो जो लुईस बेस है जिसके साथ रिएक्शन हो रही है, हम लोग ये भी जानते हैं लुईस बेस क्या होते हैं, ये अच्छे लोन पेयर डोनर होते हैं। लुईस बेस आर गुड लोन पेयर डोनर स्पेसीज। इनके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, और ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। तो वो कहेंगे बोरॉन बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं अपना लोन पेयर तुम्हें डोनेट कर दूंगा। ठीक है, मतलब जो BH3 है, ये जैसे BH3 मैंने बनाया है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मैंने एक लुईस बेस ले लिया है, टर्सरी अमीन, है ना। तो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो उसको कोऑर्डिनेट करना है ना। कोऑर्डिनेट वैसे भी वन साइडेड शेयरिंग ही होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास, दो और काउंट हो जाएंगे, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो लुईस बेस इस तरह से रिएक्ट करते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, इसी को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कई बार, है ना। ये पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर वो ना बना के इसको ऐसे लिख दिया जाएगा BH3 डॉट NH3, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का यही मतलब है कि जो NH जो आपका एमीन है वो अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है बोरॉन को, और बोरॉन को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है ना। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes. है ना, देखो ये ऊपर यही तो लिखा है ना, एनसीईआरटी ने देखो क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने यही चीज बस सीधे सीधे बता दी है कि B2H6 NMe3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। NMe3 क्या है? NMe3 एक क्या है? लुईस बेस है। और बना क्या दिया? सीधे उसने बना दिया, वही एडक्ट बना दिया सीधे, BH3 डॉट NMe3। तो डॉट का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा होगा बोरॉन को, ठीक है, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही BH3 की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो भी सिमिलर वे में होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी अच्छा एक लुईस बेस है, तो पहले इसका सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, तो BH3 के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल है वो अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा बनेगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है? अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है BH3 को, ठीक है। Yes. है ना, तो इन्हीं को एडक्ट बोल देते हैं। ये जो डॉट प्रोडक्ट बनते हैं ना, इन्हीं को एडक्ट बोल देते हैं। तो लुईस बेस के साथ डाइबोरेन बेटा किसी भी लुईस बेस से रिएक्ट करता है ना, तो इस तरह के एडक्ट बनते हैं, है ना। अच्छा, अब इसमें एक बात और है कि डाइबोरेन का रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराया जाए, अमोनिया के साथ करा दिया जाए, या अमोनिया की जगह 1 डिग्री अमीन भी ले सकते हैं, अमोनिया जगह एमीन भी ले सकते हैं, एमीन 1 डिग्री या 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है। हाँ, 3 डिग्री मत लीजिएगा, क्योंकि 3 डिग्री एमीन जो होता है ना वो सिमेट्रिकल क्लीवेज करा देता है। तो अमोनिया ले लीजिए या एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री कोई भी ले लीजिए, तो बेटा क्या होगा कि इसका सिमेट्रिकल क्लीवेज नहीं होगा,
अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा डाइबोरेन का, है ना। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब ऐसे टूटेगा, ये इधर से बीच से काट दो तो इधर से बनेगा BH2+, ये देखो बन गया BH2+, और इतने पार्ट क्या बनेगा BH4-, BH4-, ठीक है। अब देखो BH4- का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इसमें बोरॉन की वैलेंस शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें BH4 में, BH4- में तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब बोरॉन का ऑक्टेट बेटा कंप्लीट है। लेकिन जो ये BH2+ है, इसका नहीं ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें जो बोरॉन बैठा हुआ है ना बीचों बीच, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। इसके पास देखोगे तो 2 2 4 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। तो ये अनस्टेबल है। तो अब आगे क्या होता है, ये जैसे ही बनते हैं ना तो अमोनिया के मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने लगते हैं ये BH2+ को, क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है और इसके पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो इसको एक लोन पेयर देगा तो 6 हो जाएंगे, तब भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा। तो इसको बेटा 2 अमोनिया मिलके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं, तो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो ये एक आयन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट आयन है। जिसको समझिए क्या हो रहा है कि ये जो BH2 था, इसको देखिए 2 अमोनिया मिलके अपना लोन पेयर क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये इसका कटायन हो गया और इसका एनायन तो पहले से ही क्या था, स्टेबल था BH4-, है ना। ये एक आयनिक कंपाउंड बनता है। और अगर इसको हम लोग हीट कर दे स्ट्रांगली तो ये आयनिक कंपाउंड अपने आप को रीअरेंज करके एक बहुत ही फेमस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फॉर्मूला है ये B3N3S6, इसको बोलते हैं बोराजीन। इसका नाम है बोराजीन, या इसको अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम मिलेंगे। कई जगह इसको बोराजोल बोला गया है, या इसका एक नाम ये भी फेमस है इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन की तरह देखने में लगता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसा बेंजीन होता है, सिमिलर टू बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर टू बेंजीन, इट इज एनालॉगस टू बेंजीन। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन के ही एनालॉगस होता है। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछी जाती है। ये पूरी आपको मैंने मैकेनिज्म भी बता दी है इसकी, ठीक है ना। लेकिन जैसे एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी बिल्कुल टू द पॉइंट लिखता है। एनसीईआरटी बोलता है कि B2S6 लिया, अमोनिया से रिएक्शन कराई, तो उसने सीधे वो आयनिक स्पेसीज बना दी जो मैंने आपको पहले बना के दिखाई थी, है ना। जिसमें BH2 को 2 अमोनिया मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, और BH4-। लेकिन इसको जब हीट कर रहे हैं तो ये रीअरेंज करके क्या बना रहा है, B3N3S6। और B3N3S6 को देखो, और इसमें बोला हुआ है, वैसे इसको बोराजीन बोलते हैं लेकिन इसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह होता है। सो दिस इज आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए, समझ में आई बात? Yes. Yes. ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन मतलब समझ लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है डाइबोरेन की, है ना। बहुत पूछी जाती है रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ये बनता है। फिर इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन ये भी पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। तो डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि इसके सारे बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड नहीं होते हैं। इसके सारे बॉन्ड जो होते हैं वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं। इसमें जो ये 4 हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये 4 हाइड्रोजन, ये तो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं बोरॉन से। लेकिन ये बेटा जो बीच में ये 2 जो हाइड्रोजन देख रहे हो, इसको उन्होंने डॉटेड डॉटेड कनेक्ट किया है, डॉटेड डॉटेड। तो एक्चुअली ये डॉटेड डॉटेड का क्या मतलब है, कोई बता सकता है ये डॉटेड वाला क्या है? ये डॉटेड बॉन्ड कौन सा होता है? But
ये एक स्पेशल बॉन्ड होता है, इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। इस डॉटेड बॉन्ड को क्या बोलते हैं? यहां से लेकर यहां तक जो ये बॉन्ड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड वन बनाना बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वन बनाना बॉन्ड। और इसके दो नाम है, एक तो बनाना बॉन्ड है, एक इसका नाम है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, अब कहोगे सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। ठीक है, तो अभी इसका नीचे स्ट्रक्चर एक और मैंने शायद बनाया हो, है ना। देखो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बनाना बॉन्ड क्या होता है ना। देखो इसको मैं बता देता हूँ बनाना बॉन्ड क्या होता है। देखो बनाना बॉन्ड को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि बोरॉन जो है, बोरॉन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन की वैलेंस शेल में, 2s में 1p में। ये इसका ग्राउंड स्टेट में है सिचुएशन, है ना। अगर थोड़ी सी हीट दे देंगे तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2s का 2p में। तो अब कितने हो जाएंगे? तो अब इसमें 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, और ये हाइब्रिडाइज होके बनाते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिडाइज होके क्या बनाते हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये बोरॉन के देखो, बोरॉन के कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 ऑर्बिटल, है ना। Yeah. तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इनका भी नंबर कितना होगा? ये भी 4 ही होगा। ये तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि जितने प्योर नंबर और जितने प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, सेम उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, है ना। तो टोटल 4 ऑर्बिट हाइब्रिड अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो 4 ही बनेंगे। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा जाए तो किसमें होगी? 3 में। एक कौन सा ऑर्बिटल होगा? एक खाली पड़ा होगा इसका, बोरॉन का, है ना। अब जैसे दूसरा बोरॉन है, उसकी भी साथ भी वही सिचुएशन है। उसमें भी सेम ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो उसमें 3 ऑर्बिटल पे एक एक इलेक्ट्रॉन, एक खाली पड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के पास तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1h1 होता है। तो एक हाइड्रोजन आएगा और उसका s ऑर्बिटल एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। एक ये हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, एक ये हाइड्रोजन आएगा इधर बना लेगा सिंगल बॉन्ड। तो 4 हाइड्रोजन तो सीधे सीधे क्या बना देंगे? सिंगल बॉन्ड। Yeah. ठीक है, अब जो ये हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन होगा, इसके सामने एक विचित्र प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो इसके साथ शेयर कर लेगा तो इसके बीच में तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसके साथ फिर शेयरिंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल वैसे भी शेयरिंग नहीं कर सकता, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ऐसे ही एक हाइड्रोजन और है, टोटल 6 हाइड्रोजन होते हैं ना, उसमें भी वही सिचुएशन है। अगर ये इसके साथ शेयर कर लेगा तो फिर इसके साथ कैसे करेगा? तो यहाँ पे एक बॉन्ड कैसे बनता है, फिर ये देखें कि ये बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 50-50% शेयरिंग होती है। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो पूरा का पूरा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें रहती है और 50% इसमें रहती है। मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो 2 ऑर्बिटल में क्या हो जाती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। कितना कितना परसेंट?
50 50% है ना, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड वाला नेचर आप मन में सोचो तो 50-50% है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन, काउंटिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 50-50% वो दोनों ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ही इधर भी 50% इधर 50% इधर, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये कैसे ओवरलैप करेगा, तो ये हाइड्रोजन दोनों के साथ ओवरलैप करेगा एट ए टाइम। ये हाइड्रोजन दोनों ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है यहाँ पे, है ना, एक्चुअली हाइड्रोजन के ऑर्बिटल इतना बड़ा बनाना सही नहीं है, इनके बड़े बना दो ज्यादा सही है। हाइड्रोजन कितना बड़ा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है कि वो 50-50% दोनों के साथ शेयर कर लेगा। 50% इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शेयर कर लेगा और 50% इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शेयर कर लेगा, है ना, बात समझ में आ रही है। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी 50-50% शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है ना, ये आपका परफेक्ट सिंगल बॉन्ड नहीं है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल सिंगल बॉन्ड। और अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें हो क्या रहा है, तीन एटम मिलकर, तीन एटम में दो बोरॉन और एक हाइड्रोजन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं टोटल देखा जाए, बोलो भाई, Yes. है ना। Yes. 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, 50% यहाँ पे, हाइड्रोजन की 100% हो गई, है ना। तो आप देखिए तो तीन एटम मिलकर टोटल अगर काउंटिंग के हिसाब से देखिए तो दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ऐसे ये तीन एटम मिलकर भी क्या बना रहे, दो ही। तो ये जो बॉन्ड आपका बन रहा है, देखो ये ओवरलैपिंग जब हो जाती है, ये ओवरलैपिंग जब हो जाती है और इसका जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से जब इसका एक्सरे वाला डायग्राम देखा जाता है, तो ये बीच वाले जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ना, ये इनके एस ऑर्बिटल और ये इनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोरॉन के, वो बनाना टाइप का क्लाउड बनता दिखता है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्ज होता है इस इतने पार्ट में, वो एक बनाना शेप के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली ये तीनों ऑर्बिटल मिलके एक ऐसा बनाना शेप के ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज होने के बाद। इसलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इस बॉन्ड को क्या नाम दे देते हैं, बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो बनाना बॉन्ड बोलने के पीछे ये लॉजिक है कि ये ऑर्बिटल इसके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन के और हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलता है, वो एक बनाना शेप के रीजन में स्प्रेड होता है, इसलिए उसको बनाना बॉन्ड बोल देते हैं। और इसको एक नाम और देते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बनाना बॉन्ड इज आल्सो नोन एज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, टू, है ना। इसका मतलब क्या है कि तीन एटम दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, है ना, थ्री एटम ओनली शेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो और अच्छी लैंग्वेज में, टू इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, टू इलेक्ट्रॉन शेयर्ड in between थ्री एटम्स, ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो तीन एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो बनाना बॉन्ड को थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा बताओ कि डाइबोरेन में नंबर ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन डाइबोरेन, बताइए कितने बोलेंगे। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं टोटल, One.
1 नहीं 2 हो जाएंगे ना। देखो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दो दो बनाना बॉन्ड है, दो बनाना ही Yes. बॉन्ड को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। तो डाइबोरेन के मॉलिक्यूल में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दो होते हैं। और अच्छा, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन डाइबोरेन, डाइबोरेन में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? तब तो 1 होगा। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसका मतलब समझ रहे हो? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। यस यस। और ये तो सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। सिंगल बॉन्ड का दूसरा नाम, आज आज से ये भी आप लोग ध्यान रखो, सिंगल बॉन्ड को हम लोग 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो इस इनडायरेक्टली वो हमसे इसका मतलब सिंगल बॉन्ड का नंबर पूछ रहा है ना। सिंगल बॉन्ड को हम लोग 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो सकते हैं। और सिंगल बॉन्ड बेटा इसमें 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4। यस सर। इसमें देखिए तो दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, है ना। किसी भी सिंगल बॉन्ड को देख लीजिए। तो ये आपके कितने हैं? 4 हैं। तो ऐसे आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये बॉन्ड एक्चुअली जो ये जो आप बनाना बॉन्ड देख रहे हैं, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सिंगल बॉन्ड से भी कम होती है। मतलब ये सिंगल बॉन्ड से भी वीकर बॉन्ड होता है ना। तो ये भी लिख लीजिए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जो ये बनाना बॉन्ड हम लोग जिसको बोल रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत कमजोर बॉन्ड होता है। ये सिंगल बॉन्ड से भी वीकर बॉन्ड होता है ना। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, वो बोरॉन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जैसे मान लो एक्स एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये लेस देन एक्स एनर्जी देने पे भी टूट जाएंगे ये बनाना बॉन्ड। इसीलिए इनको डॉटेड करके दिखाते हैं। एनसीईआरटी देखो इसको डॉटेड बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रही है। इन्होंने देखो ये जो बनाना बॉन्ड दिखाए हैं वो डॉटेड पॉइंट से दिखाए हैं, है ना, क्योंकि ये वीकर बॉन्ड होते हैं। सिंगल सिंगल बॉन्ड को उन्होंने डार्क लाइन से दिखाए हैं, सिंगल बॉन्ड को डार्क लाइन से दिखाए हैं, है ना। और एक इसमें छोटी सी बात है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर देखें तो ये जो बनाना बॉन्ड वाले जो हाइड्रोजन होते हैं ना, ये प्लेन से आउटसाइड लाई करते हैं, एक आउटसाइड एक इनसाइड। मतलब ये हाइड्रोजन प्लेनर नहीं होते हैं, है ना। जैसे इसने दिखाया है कि ये जो चारों हाइड्रोजन है, ये जैसे कॉपी के प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये टर्मिनल वाले चारों हाइड्रोजन। तो ये जो बनाना बॉन्ड वाले हाइड्रोजन है ना, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर वाले रीजन में लाई करते हैं। ये हाइड्रोजन प्लेन से लिफ्ट कर गया, देखो ऊपर की तरफ है, और ये प्लेन से नीचे की तरफ चला गया, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा भी है मेंस में कि बताइए कि डाइबोरेन में कितने ऐसे एटम होते हैं जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। हाउ मेनी एटम्स लाई इन सेम प्लेन इन डाइबोरेन? नंबर ऑफ एटम्स लाई इन सेम प्लेन इन डाइबोरेन। तो बताइए एक ही प्लेन में कितने एटम लाई कर रहे हैं डाइबोरेन? 6. हाँ 6 हो गए, बहुत बढ़िया। तो ये 4 तो हाइड्रोजन हो गए, और ये 2 बोरॉन भी तो उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो टोटल 6 एटम एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। बस ये जो 2 हाइड्रोजन है जो बनाना बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर वाले पोर्शन में लाई कर रहे हैं, ये उस प्लेन पे नहीं लाई कर रहे। तो इसका आंसर हो गया 6। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है डाइबोरेन। और इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग बनती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, फिर बोलो बाकी भाई। एलिमेंट्स में तो हम लोग वेकेंट पी ऑर्बिटल को काउंट नहीं करते, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ क्या कह रहे बेटा? बाकी सिर्फ बाकी एलिमेंट्स में तो हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में वेकेंट पी ऑर्बिटल को काउंट नहीं करते। हाँ, ये आपने एक बात जो बोली है, देखो बनाना बॉन्डिंग की थ्योरी में ये बात अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि
इसमें वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है बोरॉन का, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है ना। वैसे ये बात मैंने केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने एक बात बोली भी थी कि हाइब्रिडाइजेशन के समय मैक्सिमम केस में देखेंगे कि जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। लेकिन समटाइम्स वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और वो समटाइम्स वाला केस वहां पे तो नहीं आया था कहीं पे, लेकिन ये समटाइम वाला केस यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग जब भी बनती है वहीं पर ये देखने को मिलता है। बनाना बॉन्डिंग के समय जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज तभी मैंने वहां पे बताई भी थी आपको कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट और मतलब कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल और समटाइम्स वैकेंट ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग में वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे वो ऑर्बिटल खाली पड़ा है फिर भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडेशन में, है ना। और अगर वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो इस तरह का बनाना बॉन्ड बन भी नहीं पाएगा, इसलिए उसको पार्टिसिपेट करना जरूरी भी है, ठीक है। और हाँ, तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि ये आपसे कभी पूछे बताइए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन इन डाइबोरेन इन बनाना बॉन्डिंग, इन डाइबोरेन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑन बोरॉन एटम, तो आप आंसर दीजिएगा sp3, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है कि यहाँ पे इसका एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल, है ना, ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डाइबोरेन में बोरॉन एटम पे जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp3 आता है इस वजह से, ठीक है। बाकी ये उसका यूज लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि डाइबोरेन जो होता है वो रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इसका जो ऑक्सीडेशन होता है बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। बोलो भाई, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद तुम्हारा ये बोरेक्स है और बोरिक एसिड है ना, तो फिर ये अगली क्लास में कर लेंगे कंप्लीट, है ना। अभी एक क्लास और लगेगी इसको कंप्लीट करने में। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कराऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ से कराऊंगा, बोरेक्स से कराऊंगा, ठीक है। Yes, थैंक sir. यू सर। थैंक यू सर। चलिए, ओके बेटा। Thank you, sir.